नमस्कार। मैं सरस्वती खंडूड़ी आज फिर लिए चलती हूँ आपको कहानियों की दुनिया में। कहानी का शीर्षक है गरीब। कमली, रोटी बन गई हो तो ला दे, फिर मैं कहीं और जाऊँ पैसे का इंतज़ाम करने। घर में घुसते ही अंगोछे से हाथ पोंछते पोंछते राम रतन ने गोपाल की माँ को आवाज़ दी। आ रही हूँ गोपाला के बापू, तनिक पानी पी लूँ। हाथ से अपना पल्लू कमर में खोंचते हुए बोली कमली। लो, मैं जब तक परोसा निकालूं आप भी 2 घूंट पानी पी लो। जानती हूँ इस दौड़ धूप में अपना ध्यान तो आपको रहता ही नहीं। अभी वैसे कहाँ से आए हैं आप? साहूकार के पास गया था, पर उसने भी इनकार कर दिया। पिछली बार जो उसके खेतों में काम करके मजूरी कमाई थी वही पकड़ा के बोला, इसे रख, इससे ज़्यादा न दे पाऊँगा। मैं क्या कहता, चला आया। रोटी, गुड़ और पानी का गिलास राम रतन को पकड़ाते हुए वहीं धरती पर बैठ गई कमली। बोली, पर इत्ते में तो मास्टर साहब शायद ही माने। चलो देखती हूँ क्या कर सकते हैं। परीक्षा भी आने को है, कहीं उन्होंने बचवा का नाम काट दिया तो? सोचकर ही आंखें डबडबा आई कमली की। राम रतन ने ढाढ़स बंजाते हुए कहा, काहे चिंता करती है पगली, अभी तो मैं हूँ। आज देखता हूँ शायद कोई काम मिल जाए तो। पास के शहर में जा रहा हूँ, पर तू अपना मन छोटा मत कर। और हाँ, गोपाला से कहना कि मन लगा के पढ़ाई करे, तभी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। तू देखना, एक दिन हमारा बचवा हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। कहते हुए राम रतन कमली के आंचल से हाथ पोंछता हुआ मुस्कुरा के बाहर निकल गया। साइकिल उठा के तेज गति से वह शहर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और सुस्ताने का समय नहीं था उसके पास। अचानक साइकिल हिचकोले खाने लगी। देखा तो पंचर हो गई थी। हे राम, अब मैं तो सोच रहा था कि शहर में कुछ काम मिलता तो बचवा की फीस का इंतज़ाम कर पाता, पर हाय रे किस्मत, ऐन वक्त पर यह साइकिल धोखा दे गई। साइकिल को घसीटते हुए वो चला जा रहा था कि कहीं नज़दीक में कोई पंचर वाला मिल जाए तो साइकिल में पंचर लगवा के हवा भी भरवा लूँ, ताकि रात होने से पहले घर वापस पहुँच जाऊँ। करीब 2 किलोमीटर का फासला वह तय कर चुका था, तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। विचारों की तंद्रा टूटी तो देखा सुरेश साइकिल रोके उसके आगे खड़ा था। उसे चौंकता देख बोला, भाई किसी परेशानी में हो? मैंने पीछे से आते हुए तुम्हें 2 बार आवाज़ दी, पर तुम तो जैसे सुन ही नहीं रहे थे। कोनो परेशानी है का? हाँ भैया, कल तक हमार बिटवा की फीस जमा ना हो पावे तो ओका नाम कटी जावे स्कूल से। और तुम तो जानत हो ओकरे साथ कि हमार सारी उम्मीद जुड़ी है ना। मजूरी करके इतना ही कमा पाता हूँ कि 2 जून की दाल रोटी चली जाए। 1-2 घरों में काम करके कमली भी थोड़ा हाथ मदद कर देती है तो बचवा को पढ़ा लिखा कर किसी नौकरी के लायक बनाने का सपना पाल रहे हैं। हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि यह अभाव गोपाला को न झेलना पड़े, बस इसीलिए। सुरेश बोला, चल ठीक है, मैं भी शहर ही जा रहा हूँ। वहाँ एक सेठ से मेरी पहचान है, अच्छा व्यापार है उसका। वो एक दिन बोला था मुझे कि दुकान पर काम करने के लिए कोई नेक आदमी हो तो बताना। चल वहीं चलते हैं। राम रतन के मुरझाए चेहरे पर आशा जगमगाने लगी। हाँ हाँ चलो भैया, अगर ये काम मुझे दिलवा सको तो बड़ा उपकार होगा। अरे उपकार कैसा, तू तो मेरे भाई जैसा है, तेरी परेशानी नहीं समझूंगा क्या? शाम घिर आई थी। शहर की काली सड़कों पर दूध या रोशनी बिखरी पड़ी थी, ठीक उसी प्रकार जैसे राम रतन के निराश मन में सुरेश के भरोसे की आशा प्रदीप्त हो चुकी थी। एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुके दोनों। तनिक सांस ले ले भैया, मन घबरा रहा है, राम रतन बोला। अरे घबरा काहे रहे हो, चोरी थोड़े किए हो, काम ही तो मांग रहे हो, और उनके पास काम होगा तो देंगे ही। सुरेश ने गेट खटखटाया तो सेठ जी के नौकर ने बताया कि सेठ जी तो अभी आए नहीं, दुकान पर ही हैं। वहीं क्यों नहीं जाकर पूछ लेते? उसने दुकान के रास्ते की तरफ इशारा किया। मात्र 200 मीटर की दूरी पर थी दुकान। दुकान पर जाकर क्या देखते हैं कि 4-5 नौकर हैं जो मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। कोई ग्राहकों का सामान लाकर काउंटर पर रखता तो कोई बिल बनवाने में सेठ जी की मदद करता, कोई नकदी पकड़ता तो कोई ग्राहकों का सामान उठाकर गाड़ी में रखवा देता। सुरेश ने सेठ जी को प्रणाम किया तो राम रतन ने भी यंत्रवत हाथ जोड़ दिए। हाँ बोलो सुरेश, क्या काम है? अरे हाँ सेठ जी, याद है आपने एक दिन बोला था दुकान के लिए कोई नेक आदमी ढूंढने को, उसे ही लाया हूँ। अरे हाँ हाँ याद आया।
वैसे तो काम चल ही रहा है, पर आजकल भीड़ कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, तो सोचता हूँ एक आदमी और रख ही लूँ। यह राम रतन है, मेरी पुरानी पहचान वाला है, भाई जैसा है साहब, नेक और ईमानदार। इसे पैसे की सख्त ज़रूरत है, ये काम करना चाहता है, आप बेधड़क होकर इसे काम पर रख सकते हैं। सेठ जी ने राम रतन को ऊपर से नीचे तक परखने के अंदाज में देखा और बोला, कर लोगे दुकान पर काम? सुबह से शाम तक एक टांग पर खड़े रहकर मेहनत करनी होगी, ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राम रतन ने भी मौका पकड़ते हुए कहा, जी सेठ जी, मैं लगन से काम करूँगा, आप एक मौका देकर तो देखिए। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक तुम्हें यहाँ काम करना होगा। इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, बोलो मंजूर है? राम रतन ने सुरेश की तरफ देखा ताकि वो सेठ जी से कहकर थोड़ी रकम बढ़ाने को कहे। सुरेश बोला, सेठ जी, यह मजबूर आदमी है, काम मन लगाकर करेगा, पगार कुछ बढ़ा दीजिए, आपका गरीब पर एहसान होगा। सेठ बोला, इससे ज़्यादा तो न दे पाऊँगा। राम रतन का मुंह लटक गया, इतना तो वह दूसरों के खेत में काम करके भी कमा लेता था। वह सोच में पड़ गया। सेठ ने कहा, अभी इतना ही मिलेगा, अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो अगले महीने बढ़ा दूंगा। मजबूरी में ही सही, राम रतन बात पक्की ठहराकर सुरेश के साथ वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में उसे चुप देखकर सुरेश बोला, भैया, माना कि पैसा कम है, पर अगले महीने से बढ़ा कर देगा ना सेठ? बोला तो उसने, बस तू अपना काम पूरी लगन से करना, और देख, तुझे गांव में मजूरी कभी मिलती थी कभी नहीं, अब हाथ में बराबर पैसा आएगा, तो तू चिंता न कर, राम जी सब भली करेंगे। बातें करते करते राम रतन का गांव आ गया तो उसने सुरेश का धन्यवाद करते हुए कहा कि फिर मिलता हूँ। कमली दरवाजे पर खड़ी उसकी राह तक रही थी। उसने जल्दी से पानी का लोटा और गमछा उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, बहुत देर हो गई, काम बना क्या? हाँ कमली, काम तो बना। उसने सारी बात कमली को कह सुनाई। कमली बोली, ना होने से कुछ होना भला जी, अपना मन छोटा न करो, राम जी की जैसी इच्छा, अब आराम करो, सुबह आपको शहर भी जाना होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा गोपाला के बापू। और वह भी अपनी खाट पर जा लेटी। सुबह चिड़ियों के चहकने से कमली की नींद खुली। उसने हाथ मुंह धोकर झटपट रसोई बनाई और गोपाला को खिलाकर स्कूल भेजा और बोली, मास्टर साहब को कह देना आज माँ आएगी फीस जमा करने। गोपाला खुशी खुशी स्कूल चला गया। अब तक राम रतन भी नित्य कर्म से निवृत्त हो चुका था। कमली उसे रोटी सब्जी देकर उसी के पास जा बैठी और बोली, कल आप जो मजूरी के पैसे लाए थे ना, उनमें मैंने कुछ और मिला दिए हैं, आज जाकर उनसे बचवा की फीस भराती हूँ। आप बेफिक्र होकर काम पर जाना, घर की चिंता न करो, राम जी सब भली करेंगे। राम रतन भी आज पहले ही दिन अपने नए काम पर देरी से नहीं पहुँचना चाहता था। आज वो खुश था, परमात्मा का धन्यवाद कर रहा था कि कितनी सुलझी हुई जीवन संगिनी जो मिली है मुझे, और गोपाल जैसा लायक बेटा। आज उसे लग रहा था कि मैं सब कर सकता हूँ, मेरा बेटा पढ़ेगा और एक दिन अपने दिन भी फिरेंगे। अब वो दुकान पर खूब मन लगाकर काम करता। रात को थका मांदा घर आता, कमली प्रेम से जो भी बनाती खाकर सो जाता। काम करते करते उसे व्यापार का भी अच्छा अनुभव होने लगा था। चाहे राम रतन अधिक पढ़ा लिखा न था, पर कुशाग्र बुद्धि था। सेठ जी ने भी उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए उसे कुछ और काम सौंप दिए, जैसे थोक की दुकानों से सामान लाना, पेमेंट पहुंचाना आदि। अब उसकी पगार भी बढ़ा दी थी सेठ ने। राम रतन और कमली को अपनी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर आती दिख रही थी। कमली ने अपने घर के पिछवाड़े में क्यारियां बनाकर सब्जियां उगा ली। अपनी ज़रूरत की सब्जी रखकर बाकी सब्जियां हाट पर बेच आती। जो भी पैसे मिलते बचा कर रखती। दिन बीतते गए। गोपाल अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। वह बहुत खुश था। गोपाल के पास होने की खुशी में आज कमली ने आटे का हलवा बनाया। भगवान को भोग लगाकर उसने आस पड़ोस में सभी को मुंह मीठा करवा के खुशखबरी सुनाई। सभी गांव वाले और मास्टर जी भी गोपाल की जमकर तारीफ कर रहे थे। तभी गोपाल ने कहा कि ये सब तो मेरे माता पिता की मेहनत का फल है, प्रशंसा का पात्र मैं नहीं, मेरे माता पिता हैं। ये सुनकर कमली और राम रतन की आंखें भर आई। उन्होंने फिर प्रभु का धन्यवाद किया और अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए स्कूल के बुक बैंक से मास्टर साहब ने पुस्तकें गोपाल के नाम से निकलवा कर उसे पढ़ने को दे दी और परीक्षा के बाद वापस जमा कराने का निर्देश भी दिया। अब तो गोपाल जी जान से पढ़ाई में जुट गया। उसे 10वीं की परीक्षा की तैयारी जो करनी थी। कमली और राम रतन भी सुनहरे भविष्य के सपने देखते हुए अपनी हाड़ तोड़ कोशिश में लगे रहे। अचानक देश भर में कोरोना नाम की महामारी ने दस्तक दे दी।
चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। निगोड़ी बीमारी के चलते सरकार को लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। स्कूल दफ्तर बंद करने के आदेश मिल गए। गोपाल की पढ़ाई में व्यवधान पड़ गया। हाट बाजारों में सन्नाटा छा गया। हर तरफ संकट छा गया। राम रतन जब दुकान पर पहुंचा तो सेठ जी ने कहा, मजबूरी है भाई, बिना काम के तो मैं तुम्हें पगार नहीं दे सकता। लो अपना हिसाब पकड़ो और अब तुम्हें दुकान पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक सब ठीक ना हो जाए अपने घर पर ही रहो। राम रतन अपना समूह लेकर लौट आया। जिसके पास पैसा था उन्होंने 3-4 महीने का राशन गल्ला अपनी सुविधा अनुसार घर में भर लिया। जिनके पास नहीं था उनके कुछ दिनों बाद भूखमरी जैसे हालात बनने लगे। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने धनी लोगों की मदद से लंगर और रोटी बैंक जैसी सुविधाएं भी जनता को मुहैया करवाई। पर कितने दिन चलता यह सब? कठिनाई भूखे पेट पर भारी पड़ने लगी। घर में जमा पैसा भी जल्द खत्म हो गया। फिर राम रतन एक दिन सेठ से मिलने जा पहुंचा। सेठ जी उसे दरवाजे पर ही मिल गए। उसे उम्मीद थी कि वो उसके काम से प्रभावित हैं, इसलिए उसकी मदद अवश्य करेंगे। पिछले कुछ दिनों में घर गृहस्थी का सामान ऊंचे दामों और प्रचुर मात्रा में बिका था, क्योंकि अधिकतर लोगों ने भंडारण किया था। सेठ जी बोले, हाँ राम रतन, तू यहाँ कैसे? वो हाथ जोड़कर बोला, साहब घर के खर्चे तो जस के तस हैं। मेरे पास काम धंधा भी नहीं बचा। गोपाल स्कूल जाए या नहीं, फीस तो भरनी ही पड़ेगी। इसलिए सेठ जी कुछ एडवांस दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जब सब ठीक हो जाएगा, दुकानें खुलेंगी, तब मैं दूनी मेहनत करके आपका यह एहसान चुका दूंगा। सेठ जी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और उसे डांटते हुए बोले, तू जानता भी है कब दुकानें खुलेंगी और कितनी आमदनी होगी? खुल भी गई तो तू अपना कर्ज चुका ही पाएगा? ना भाई ना, मेरे पास नहीं है पैसे तुझे देने के लिए। चलता बन, मुझसे कोई उम्मीद मत कर। अब तो वह हताश और निराश हो गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे मालिक, ये तूने क्या कर दिया? मेरा पूरा घर संसार बिखर जाएगा। मैं अब क्या करूं? इसी उधेड़ बुन में वह अपने घर लौट आया। आकर कमली को सारी व्यथा कह सुनाई। वह भी चुप लगा गई। गोपाल ने बाहर से ही अपने माँ बाप की परेशानी सुनी और कुछ सोचने लगा। तभी उसे एक विचार आया। वह पढ़ने में तो होशियार था ही, कुशाग्र बुद्धि भी था। वह तुरंत गांव के धनाढ्य लोगों से मिला। उन्हें समझाया कि अब लंबे समय तक स्कूल खुलने वाले नहीं हैं। यदि वे अपने छोटे बच्चों को स्कूलों के बंद रहने की दशा में पढ़ाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दें तो वह उनका साल बर्बाद होने से बचा लेगा। बदले में वे उसके परिवार की जो भी मदद हो सके कर सकते हैं। उन्हें उसका यह विचार अच्छा लगा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए उसने उन छोटे बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। बच्चों के माता पिता ने उनकी यथासंभव मदद की। अब घर की गाड़ी फिर पटरी पर लौटने लगी। एक दिन कमली ने अपने पति से कहा, जी मैं क्या कहती हूँ ना, जब हमें ज़रूरत थी तब सेठ जी ने हमें काम दिया, पर आज कई महीने बीत गए हैं बुरा वक्त चलते। हर चीज़ पैसों से तो खरीदी नहीं जा सकती, और खरीदेगा भी कोई तभी ना जब बाजार खुलेंगे। आप ये सब्जियां जो हमारी खेती की हैं उन्हें दे आओ। हमें इस वक्त उनकी मदद करनी चाहिए। भगवान तुम ठीक कहती हो, राम रतन बोला और गठरी बांधकर चल दिया सेठ के घर की तरफ। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, सेठ ने दरवाज़ा खोला और बिफर पड़ा, तो फिर आ गया बेशरम। तुझे कहा तो था मैंने कि नहीं दे सकता तुझे और मदद। चला जा यहाँ से अभी इसी वक्त। जब दुकान खुलेंगी तब देखूंगा। और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उसने फिर दरवाज़ा पीटा। सुनिए सेठ जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वह तब तक दरवाजे को पीटता रहा जब तक सेठ दोबारा बाहर नहीं निकल आए। सेठ बोले, देख मैंने अपने सारे नौकरों को काम से छुट्टी दे दी है। तुझे दिखता नहीं क्या? क्यों मुझे बार बार परेशान करने चला आता है? राम रतन हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी मेरी परेशानी को एक दिन आपने समझा था। आज मैं आपके उपकार को चुकाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हाट बाजार बंद हैं, इसलिए मेरी पत्नी ने आप लोगों के लिए कुछ फल और सब्जियाँ भेजी हैं। मैं तो वही देने आया हूँ मालिक, कुछ लेने नहीं। अब सेठ हतप्रभ सा उसका मुंह ताके जा रहा था कि असल में गरीब कौन है, मैं या राम रतन? धन्यवाद। यदि मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।